नमस्कार टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमकॉम सेमेस्टर 1 में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में रेशियो एनालिसिस के सम के बारे में बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस के जो सम आपको बीकॉम सेमेस्टर 6 में आते थे उसमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल आपको दिया होता था, उसमें से आपको रेशियो फाइंड करने थे। बट एमकॉम में जो बेसिकली आपका सिलेबस है उसमें आपको रेशियो दिए होंगे और उसके ऊपर से आपको ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट रेडी करनी होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक सम है, उसमें सबसे पहले लिखा है वर्किंग कैपिटल रेशियो, जिसको हम करंट रेशियो भी बोल सकते हैं। वो है हमारा 1.75:1 और लिक्विड रेशियो है 1.27:1 और उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल अमाउंट में दी है। वर्किंग कैपिटल है आपकी 33,000। तो यहाँ से हमारा सम स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट ड्रॉ करके रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि जहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल दे दी है। तो वर्किंग कैपिटल जो सम में हमें दी है वो है 33,000 और वर्किंग कैपिटल रेशियो जिसको हम करंट रेशियो बोलेंगे, उसका फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे करंट एसेट्स हमें शो हो रही है 1.75 और करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो हमारी है 1। अब वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स हमने जो यहाँ पे एज्यूम की थी, वहाँ से हम करंट एसेट्स ला रहे हैं 1.75 माइनस करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी 1। सो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी हमारी 0.75। ये आई हमारी वर्किंग कैपिटल इन रेशियो। तो अब रेशियो के ऊपर से हम अमाउंट बनाएंगे कि वर्किंग कैपिटल जो है हमारी, जिसका रेशियो आया हमारा 0.75, वर्किंग कैपिटल का हमारा रेशियो जो आया है वो है 0.75। तो अब वर्किंग कैपिटल 0.75 पे सब में दे दी आपको 33,000 जो है 33,000। तो करंट एसेट्स जो है इन रेशियो हमारी है 1.75 पे कितनी, सेम करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 1 हाउ मच, एक एटली। सो यहाँ पे 1.75 पे देखेंगे तो ये आएगी हमारी 77,000 करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हम चेक करेंगे तो वो आएगी हमारी 44,000। तो यहाँ पे हमें करंट एसेट्स भी मिल गई और करंट लाइबिलिटीज़ भी मिल गई। जो हमने बैलेंस शीट बना के रखी थी उसमें हम लिख देंगे। तो करंट एसेट्स 2-3 लाइन ड्रॉप करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 77,000 और करंट लाइबिलिटी उसमें भी 2-3 लाइन ड्रॉप करके यहाँ पे लिखेंगे 44,000। तो ये फर्स्ट स्टेप था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जो मैंने यहाँ से वर्किंग कैपिटल के ऊपर से फाइंड किया था। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा? तो सब में सेकंड रेशियो जो लिखा है वो लिक्विड रेशियो है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स लिक्विड लाइबिलिटीज़। अब मैं आपको बता दूं, लिक्विड एसेट्स जो होती है वो करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करने से मिलती है और लिक्विड लाइबिलिटीज़ जो होती है वो करंट लाइबिलिटीज़ में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करने से मिलती है हमें। बट सब में कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बोला नहीं है। तो हम ये समझ लेंगे कि अगर अब मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट 0 होगा तो लिक्विड लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू मेरी करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ मैंने अभी रिसेंटली फाइंड की जो है मेरी 44,000। तो अब मैं इसके ऊपर से लिक्विड रेशियो पे जाऊंगा। तो लिक्विड रेशियो जो है मेरा, तो लिक्विड एसेट्स लिक्विड लाइबिलिटीज़ जो मेरा रेशियो सम में 1.27 और ये होगा 1। तो लिक्विड लाइबिलिटीज़ 1 है, उसके सामने मेरी अमाउंट अवेलेबल है 44,000। तो मैं लिखूँगा लिक्विड लाइबिलिटीज़ जो 1 पे 44,000 शो हो रही है। तो लिक्विड एसेट जो है मेरी वो 1.27 पे कितनी, 1.27 पे कितनी है? मैं 1.27 पे निकालूंगा लिक्विड तो वो आएगी 54,880। अब लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट जो है उसका डिफरेंस जो होगा वो स्टॉक होगा।
मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो करंट में से लिक्विड एसेट्स में माइनस करूँगा तो मुझे क्लोजिंग मिल जाएगा। तो करंट एसेट्स मेरी है 77,000 और ये आई मेरी 55,880। तो ये माइनस करूँगा तो 21,120 ये मिला मुझे क्लोजिंग स्टॉक 21,120। अब उसको मैं कहाँ पे फिलअप करूँगा? तो करंट एसेट जो है उसमें लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड एंट्री अगर क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद तो ये मिल गया मुझे लिक्विड रेशियो की मदद से, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, लिक्विड एसेट्स मिल गया, लिक्विड लायबिलिटीज़ मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब देखो हमने ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हो गया। अब बारी आई इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है, एवरेज स्टॉक। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है बेस्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है हमारा 4 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक जो हमने रिसेंटली फाइंड किया है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 21,120। अब ये सामने जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,480 ये मिला मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब उसको कहाँ पे यूज़ करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। अब सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर मैं सेल्स को 100 लूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दिया है 60, तो ये आएगा 40, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा मेरा 40। तो अगर मैं रेशियो के हिसाब से जाऊँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मेरा 40 है तो उसके सामने मेरी अमाउंट आई 84। तो अगर मुझे सेल्स फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा 100, और अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा 60। तो मैं 100 पे जाऊँगा तो वैल्यू आने वाली है 2,11,200 ये आएगा सेल्स। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट फाइंड करूँ तो 1,26,720 आएगा, ये आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आएगा सेल्स। मैंने यहाँ से फाइंड किया, सेल्स को 100 लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से प्लस जीपी लेके। ये अगर मुझे 50 दिया होता तो ये 50 आता, ये 30 दिया होता तो ये 70 आता। तो यहाँ पे सेल्स फाइंड किया तो सेल्स लिख देंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 2,11,200 और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया है 1,26,720, या तो फिर हम 2,11,200 इंटू 60% करेंगे तो भी आएगा 1,26,720। अब ये इसको हम परचेस भी बोल सकते हैं या प्रोडक्शन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में ना ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्लियर हो गया, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,26,720। P&L जब कंप्लीट करेंगे तब देखेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक मिल गया हमें, तो हमने जो कैलकुलेशंस की है उसमें से ये हो गई हमारी कैलकुलेशन, ये हो गई।
अब हम ये कैलकुलेशन पे जाते हैं, फिक्स एसेट्स टू शेयर होल्डर्स फंड। ये सेकंड मेन इंपॉर्टेंट आपकी कैलकुलेशन है। जैसे फर्स्ट जो कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट है आपकी वर्किंग कैपिटल की, वैसे सेकंड वन ये है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला याद रखना है, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स है 0.625 और शेयर होल्डर्स फंड है 1 इज इक्वल टू, तो बाकी की जो अमाउंट रहेगी वो वर्किंग कैपिटल की रहेगी। तो बाकी की अमाउंट क्या रहने वाली है, वो रहेगी 0.375। 625 लिखेंगे तो 0.375। अब वर्किंग कैपिटल सेकेंड टाइम हमें यूज़ हो रही है 0.375 पे, उसकी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है 33,000। तो मुझे अगर शेयर होल्डर्स का फंड चाहिए जो यहाँ पे शो हो रहा है 1, अगर मुझे फिक्स एसेट्स चाहिए जो यहाँ पे शो हो रही है 0.625, तो ऐसे अगर फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है 1 पे 88,000 और यहाँ पे फिक्स एसेट्स आने वाली है 55। तो ये दो वैल्यू मुझे यहाँ से मिली 88 और 55। तो मैं पहले 88 को तो रख देता हूँ यहाँ पे, टाइटल लिख के फिक्स एसेट्स, कितनी आई 55,000। अब शेयर होल्डर्स फंड आए वो यहाँ पे आएंगे, शेयर और रिजर्व, ये दोनों का टोटल जो होने वाला है वो होने वाला है 88। बट अभी हम नहीं लिखेंगे, वो दोनों के इंडिविजुअल फाइंड करके लिखेंगे। हाँ, एसेट साइड का अगर टोटल करना है तो हम कर सकते हैं। एसेट साइड का टोटल होगा 55 और 77 तो 132, और मैं अगर यहाँ पे 132 लिखूँ और उसमें से ये माइनस करूँ 44, तो भी अमाउंट जो बचने वाली है वो 88 बचने वाली है, 88,000 जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दी है शेयर होल्डर्स फंड में। तो एक ये टॉपिक भी आपको ध्यान रखना है, शेयर होल्डर्स फंड वाला, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करके। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब नेट प्रॉफिट के लिए हम जाएँ तो नेट प्रॉफिट के लिए सब में ऐसा बोला है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो मेरा 0.5 है और नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 है। तो मैं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बोलो या नेट प्रॉफिट बोलो तो वो मेरा कितना होने वाला है, तो 0.5 इंटू 20,000 शेयर्स, तो नेट प्रॉफिट जो मेरा होने वाला है वो है 10,000 नेट प्रॉफिट, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 10,000। अब उसके बाद कोई डिटेल है नहीं, तो अगर मैं P&L का टोटल करूँगा तो टोटल यही आएगा। अब उसमें से 10,000 माइनस करेंगे, 10,000 को माइनस किया तो जो अमाउंट आने वाली है वो है, और ये अमाउंट होगी जिसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे एक्सपेंस हम इसको डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते पर टोटल लिख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमारे हो गए इतने। तो ये हो गया हमारा P&L कंप्लीट। अब हमें जो कंप्लीट करना है वो शेयर और रिजर्व को कंप्लीट करना है। और एक और चीज़ हम डेटर्स फाइंड कर सकते हैं कहाँ से, तो डेट कलेक्शन टाइम लिखा है हमारा 73 डेज। तो अब हम डेटर्स यहाँ से फाइंड कर देंगे, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं डेटर्स को। सेवेंटी 3 डेज़ है तो सिंपल है, हमारा जो सेल्स है वो सेल्स लेना है। सेल्स है हमारा 2,11,200 मल्टीप्लाई 73 डेज़, और सब में डेज़ नहीं दिए तो हम 365 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई 73 डिवाइड 365 तो 42,240। ये जो अमाउंट मिली वो हमें डेटर्स की अमाउंट मिली 42,240, जो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स।
और बाकी की अमाउंट जो टोटल हमारे जो है वो 77 है, और उसमें से ये दो अमाउंट हम माइनस करेंगे 81, तो जो अमाउंट बची 13,640, जिसको हम कैश भी बोल सकते हैं या अदर करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक। और करंट लाइबिलिटीज़ में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो जिसको हम टोटल करंट लाइबिलिटीज़ ही बोल देंगे। अब सब में दो ही चीज़ बाकी, एक शेयर और हमें रिजर्व फाइंड करनी है। जो दोनों का टोटल हमें पता है, शेयर प्लस रिजर्व का जो टोटल आने वाला है वो है 88,000, बट उसमें से शेयर कैपिटल कितनी है और रिजर्व कितना है वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास एक हिंट अवेलेबल है, और वो हिंट है अर्निंग फ्रॉम द ईयर ऑन शेयर कैपिटल। कितनी अर्निंग है आपकी? 25। मतलब जो भी आपकी शेयर कैपिटल है उसके 25% अर्निंग है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो आया 10,000, और 25% आप अर्निंग कर रहे हो तो उसको 25% से डिवाइड कर देंगे, तो शेयर कैपिटल हमें मिल जाएगी। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो ये अमाउंट आएगी 40,000। ओके, तो शेयर कैपिटल की वैल्यू हमें मिल गई 40,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आउटर में 40,000 के शेयर कैपिटल। अगर टोटल में से माइनस करेंगे तो भी हमें रिजर्व मिल जाएगा। और रिज़र्व तो टोटल रिज़र्व के नाम से लिखेंगे, जिसमें एनपी नेट प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो अब हम लिखेंगे 48,000। ये कहाँ से है? तो ये वैल्यू में से ये दो वैल्यू माइनस कर दो, या तो फिर ये 88 आया उसमें से हम 40,000 माइनस करेंगे तो बचेगी अमाउंट 48,000। तो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट रेडी, और रिक्वायर जो कैलकुलेशन थी जो मैंने यहाँ पे की है।